नमस्कार, मैं लक्ष्मी प्रसाद मालगुडी, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 और पाठ 2। पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें और उसका चौथा और अंतिम भाग पर आज हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। चर्चा के बिंदु रहेंगे कुई का व्यास क्या होता है और कुएं का बंटवारा कैसे किया जाता है। एक परिवार के पास कुएं है और अगर बंटवारा करना हो तो किस प्रकार से उसका बंटवारा करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी होता है। इसके हिसाब से कितना व्यास रखना है, कैसी गर्मी पड़ती है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा, तो इसलिए उसके व्यास को छोटा रखा जाता है। यद्यपि इस बात को हम पहले भी समझ चुके हैं। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है, क्योंकि वो साफ पानी होता है, मीठा पानी होता है, बड़ा कीमती पानी है वो। और 24 घंटे में सिर्फ 3 घड़े औसतन हम भर सकते हैं, अधिकतम 2 से 3 घड़े। तो इसलिए उसके मुंह को ढकना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, इसलिए आपने जो कुएं का चित्र देखा होगा, नीचे व्यास थोड़ा ज़्यादा और ऊपर आते आते उसका मुंह छोटा हो जाता है, ताकि उसको आसानी से ढका जा सके। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन मिलेंगे, उससे ढके हुए मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। खस एक घास है, उस घास को ही कहा गया यहाँ पर खस की टट्टी, यानी उसके जो घास के रेशे जो होते हैं। आपने ऐसी चिक देखी होगी जो पहले ऑफिसों में या विशेष जगह पर लगती थी। अब तो खैर तमाम तरह के पर्दे लगने लग गए हैं। या फिर जो वाटर कूलर होता था पानी वाला, तो उसमें भी वो एक घास रहती है और उसमें पानी गिरता है तो हवा खींचता है वो, तो ठंडक पहुंचती है, तो उसको खस की टट्टी कहा है। तो घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी होता है ताकि उसमें कूड़ा करकट या गंदगी कुछ भी ना पड़े, पानी खराब ना हो। जहाँ नई सड़कें निकली है और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। अब नई सड़कें बन रही है, गाँव के पास से गुजर रही है, अपरिचित लोग भी आ रहे हैं। पहले तो गाँव में ज़्यादातर गाँव के ही लोग होते थे, बाहर के मेहमान ही होते थे, वो भी घरों पर ही जाते थे। अब कोई अपना ट्रक लेके जा रहा है, कोई कार लेके जा रहा है, कोई वहाँ पे रुका तो उसने देखा उसको प्यास लगी, वो पानी निकालने लग गया। और दिन भर में जो पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ, लोग पी लेंगे। तो जो इतनी मेहनत है वो उनकी वो व्यर्थ चली जाएगी। तो जो आवक जावक है, आना और जाना, जो आवागमन है, इसको अगर दूसरा शब्द कहना हो आवक जावक का, आवागमन या गमनागमन, ये कह सकते हैं आप तत्सम शब्द में। ये आम बोली का शब्द है। तो लोगों की बढ़ गई है आवत जावत, तो वहाँ अमृत जैसा इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। तो इस पानी को सुरक्षित रखना पड़ता है, और वो पानी भी सामान्य नहीं, अमृत जैसा मीठा है, वो भी राजस्थान जैसी जगह पर। तो इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लग गए। अब लोग क्या करने लगे हैं, ढक्कन बना दिया और ढक्कन बनाने के बाद कुंडा लग गया उसमें और ताला लगा दिया, ताकि कोई उस ढक्कन को न खोल सके और वो पानी जमा होता रहे। जब शाम को हम पानी लेने जाएंगे तो हमारा पानी वैसे का वैसे रहे, इसलिए उन पे ढक्कन लगा देते हैं, ताला भी लगा देते हैं। एक कारण और भी बताते हैं छोटा मुंह का। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। यानी ताले, कभी कभी क्या होता है, जो घिरनी होती है, आपने अगर कुआं देखा होगा, जिस कुएं से पानी खींचा जा रहा हो, तो एक घिरनी लगी रहती है और रस्सी उस घिरनी के ऊपर से आती है, तब पानी निकालने में आसानी होती है। तो उस घिरनी को ही वहां पे जाम कर दो, तो घिरनी घूमेगी नहीं तो पानी कैसे निकालेगा व्यक्ति। तो इसीलिए वो कह रहे हैं उस पे भी ताला लगा देते हैं। और मुंह छोटा इसलिए भी रखा जाता है कि जब धूप पड़ती है तो सूर्य की गर्मी सीधे कुएं के अंदर जाएगी और गर्मी होगी तो वो पानी जल्दी
वाष्पित हो जाएगा, भाप बन जाएगा और पानी कम हो जाएगा या उड़ जाएगा। इसलिए भी ढक्कन लगाया जाता है या मुंह छोटा रखा जाता है कि सूर्य की किरणें सीधे-सीधे नीचे तक न पहुंचे। ये 2 कारण पर्याप्त हैं समझने के लिए मुंह छोटा क्यों रखते हैं कुएं का। अब ताला लगाने के लिए भी होता है और सूर्य की किरणों से पानी वाष्पित न हो जाए इसके लिए भी। और पानी जो इकट्ठा है उसको कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति न पी ले, उस अमृत जैसे पानी को सुरक्षा भी है। तो कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। इनके नाम है, स्थानीय लोग बोलते होंगे। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार की, जैसे गुलेल होता है, वी आकार का, जैसे गुलेल होता है वी आकार का, तो इस तरह की फरेड़ी भी होती होगी। तो उस तरह का मजबूत तने को काट कर उसमें आर-पार छेद बनाकर लगाई जाती है। तो उन दोनों तनों में छेद कर दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे फिर घिरनी लग गई बीच में। तो उससे क्या हुआ, यहाँ से रस्सी लगाए और खींचा, पानी आ जाएगा। इसे ओड़ाक कहते हैं। वहाँ की भाषा में उसको ओड़ाक शब्द से यहाँ पर उकेरा गया है, बताया गया है। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। सीधे-सीधे दीवार से चिपका करके नहीं निकाल सकते। तो इस ओड़ाक से, या जो घिरनी है, चरखी है, उस पर रस्सी लगाएं तभी पानी निकल सकता है, क्योंकि कुएं भी काफ़ी गहरी होती है। ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है, यानी टकरता नहीं है फिर वो बर्तन जिससे पानी निकाल रहे हैं। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है, सीधे रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, क्यों, सीधा खींचना आराम से। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती है। और आप जानते हैं कि घिरनी होगी, कोई रस्सी से खींचेंगे तो वजन उतना भारी नहीं होगा। सीधे-सीधे खींचना हो तो वजन लगेगा, लेकिन घिरनी के माध्यम से खींचेंगे तो आराम से निकल आएगा। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है। ये नहीं है कि वहीं पर 10-20 मीटर, हो सकता हो बड़ा क्षेत्र हो, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। मान लो 1 किलोमीटर का क्षेत्र है या आधा किलोमीटर का, तो एक ही कुएं नहीं बनेगी। एक कुएं बनी, फिर दूसरी कुएं बनी, कुछ-कुछ दूरी पर, बहुत नज़दीक में नहीं, फिर पानी उतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा। कुछ-कुछ दूरी पर वो कुएं बनती रहती है और एक से अधिक 40-50 कुइयाँ तक बन सकती है अगर बड़ा क्षेत्र है तो। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ-सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। बड़ा मैदान होगा और उसमें हर घर की एक कुईं होती है। अब मान लो 50 परिवार हैं या 40 परिवार वाला गाँव है उस क्षेत्र में, तो 40 कुइयाँ होंगी वहाँ पे, अगर पट्टी बड़ी है तो। सबको एक-एक कुईं मिल गई। अब किसी का परिवार बड़ा हो गया, यानी अब एक भाई थे, अब 2 भाई हो गए। अब वो कहता है कि मुझे भी कुईं चाहिए। अब क्या होगा? तो परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुइयाँ बन जाती है, लेकिन वो आसानी से, ऐसे नहीं कि कोई भी आया और बना दिया अपनी इच्छा से। ये नियम नहीं चलता वहाँ पर। निजी और सार्वजनिक संपत्ति, यहाँ पर एक संपत्ति होती है निजी और एक होती है सार्वजनिक। तो अपनी और पूरे समाज की, उसका विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुईं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। कुईं के मामले में इस पे कैसे विभाजन किया जाता है, इसको आगे बता रहे हैं आगे की पंक्तियों में। हर एक की अपनी-अपनी कुईं है, ये आप समझ गए थे। हर एक की अपनी-अपनी कुईं है, हर परिवार की। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है। ये बात भी सही है, मैंने बनवाया, मेरे परिवार ने, और पानी भी मेरा परिवार ले रहा है। लेकिन कुईं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। कुईं मेरी निजी है, लेकिन जो मैदान है जहां वो पट्टी जारी है वो मेरा नहीं है, वो समाज का है। वो स्थान, वो जमीन समाज की है, तो निजी संपत्ति भी है और सार्वजनिक संपत्ति भी है। निजी तो मैंने बनवाया, लेकिन जगह समाज की है। अब इसके बाद क्या होगा? उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, यह हम स्पष्ट कर चुके हैं। और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा, ये भी आपको पता है। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गया, जितनी भी वर्षा हुई साल भर में, ये पता है कि इतनी वर्षा लगभग हो गई है, यह होती है।
अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। मान लो यहाँ पर 40 कुइयां हैं, इस मैदान में बड़ा मैदान है, अब 5 कुई और बनाना है, तो उस जितनी वो पट्टी चल रही है, मान लो वो आधा किलोमीटर में या 300 मीटर में है, अब नमी तो उतनी होगी ना 300 मीटर में जहां तक वो पट्टी है। एक नई कुई बनाना है तो वहां पर अपना फैसला नहीं चलेगा, इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयां किसकी होती है? कुइयां होती है ग्राम समाज की, या ये कह दो कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश होता है। मन मर्जी से हम नया नहीं बना सकते हैं कि नहीं कुई खोद दे, ग्राम समाज का अंकुश होता है, विचार होगा, अगर लगता है कि यहाँ पर कुई बन सकती है, क्योंकि वो कुई बनेगी तो उसी नमी से ही तो उसमें पानी आएगा, तो दूसरे कुई में क्या ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे जहाँ 3 घड़े आते थे वहाँ 2 घड़े आएंगे, और जहाँ 2 घड़े आते थे वहाँ 1 घड़ा आएगा, और फिर पता लगा 1 घड़ा जब फैला तो वो पानी भी नहीं निकल पाया, इसलिए ग्राम समाज का उस पर अंकुश होता है। बहुत जरूरत पड़ने पर समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। समाज ने, ग्राम समाज ने अगर स्वीकृति नहीं दी तो हम नई कुई नहीं बना सकते। और कब देता हो? जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। अगर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी यानी ज्यादा जरूरत है तो तभी अनुमति मिली, यानी सामान्य तौर पे अनुमति नहीं मिलती है नई कुई बनाने का। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। आपने ये छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी है, रोज वो एक सोने का अंडा देती है, हर दिन एक दिन में एक अंडा देना है उसने। एक बार मालिक के मन में आए, ये मुर्गी रोज एक सोना का अंडा देती है और मुझे एक एक सोने का अंडा मिल रहा है, क्यों ना मैं एक ही दिन सारे अंडे निकाल लूं। और उसने क्या किया? मुर्गी को मार दिया, और मुर्गी के पेट में तो एक दिन में एक ही अंडा होता था, तो वो एक अंडा निकला, और दूसरे दिन से जो अंडा मिलना था, मुर्गी तो जीवित है नहीं, तो फिर उसके बाद खेल खत्म, उसको अब आगे से कुछ नहीं मिला, उसने मुर्गी ही मार दी। तो ऐसे ही कुई भी है, कुई पानी निकालने के लिए हमने सोचा कि हमें और पानी मिलेगा, एक कुई और बना दिया, पता चला 1 या 2 या 3 जितनी भी कुइयां बनी, जो और कुइयों में पानी आता था वो पानी आना भी बंद हो गया, क्योंकि उन जो नमी थी वो फैल गई तो वो पानी फिर फैलने के बाद निकल ही नहीं पाया, और कुइयां क्या हो गई? बंद। इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। कुई के अर्थ में आप समझ गए होंगे, हर दिन देगी वो 2-3 बाल्टी पानी या 2-3 घड़े पानी, लेकिन अगर ज्यादा कुइयां बनी तो एक भी बाल्टी पानी फिर नहीं मिलेगा उस अंडा देने वाली मुर्गी के समान। कैसा अंडा देती थी वो? सोने का। अब समझ गए होंगे, कहानी को यहाँ पर आप कुई के साथ जोड़ सकते हैं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है, इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। गोधूली वेला क्या हुआ? जब जंगल से या चरागाह से पशु, गाय बैल वगैरह चर करके वापस अपने घर पर आते हैं, गौशाला में आते हैं, और उस समय जब वो आते हैं बहुत सारे पशु पूरे गांव के, तो उस समय उनके खुरों से धूल उड़ती है, तो इसलिए उस समय को, शाम के समय को गोधूली वेला का, वेला माने समय, अब गोधूली माने जब गाय वगैरह आते हैं जंगल से, घर की ओर लौटते हैं, तो बहुत सारे होते हैं तो उससे धूल आकाश में फैलता है, तो उस वेला को, ऐसे वेला को गोधूली वेला कहते हैं। तो कुइयों पर उस समय लोग आते हैं, उस समय शाम के समय में सूर्यास्त से थोड़ा पहले, और ऐसा लगता है मान लो 30-40 कुइयां हैं, तो गांव के लोग एक के साथ एक भी आया और साथ में मदद करने के लिए, तो पूरा मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ जब घिरनियां घूमती है, तो गौचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। गौचर का मतलब हुआ जहाँ गाय चरती है, चरागाह को गौचर कहते हैं। तो वहां से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रम्भाने की आवाज, गाय जिस आवाज को निकालती है किसी को पुकारने के लिए, या माँ बाँ जो भी स्वर निकलता होगा,
उस स्वर को कहते हैं रंभाना। तो उस आवाज में वो समा जाता है, घिरनियों की आवाज और जो पशु जंगल से वापस आ रहे हैं शाम को लौटते हुए, उनकी आवाज में सारा वातावरण समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। मतलब क्या हुआ? कुइयों को भी आराम चाहिए। क्यों चाहिए? कि जो पानी इकट्ठा था वो सब निकाल लिया। अब वो आराम कर रही हैं कुइयां। अब वो बंद है उनके ढक्कन, तो फिर उसमें धीरे धीरे पानी रिसता रहेगा रात भर, और दूसरे दिन फिर शाम को पानी निकलेगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे समाज में, यानी राजस्थान है यहाँ पे, पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। सब जगह नहीं होती वो। हर गांव में और हर जिले में नहीं होती। कुछ ही जिलों में और कुछ ही गांवों में, कुछ ही क्षेत्रों में वो खड़िया पट्टी रहती है। कौन कौन सी जगह है नाम दिए हैं यहाँ पे? चूरू राजस्थान का एक जिला भी है, एक बड़ा शहर भी है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनके कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती, इन जिलों के कई क्षेत्रों में। और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। कुइयां क्यों होती है समझ गए? खड़िया पट्टी जहाँ होती है वहीं कुइयां बनी है। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयां थी, सबसे ज्यादा। एक ही गांव में 120 कुइयां थी। लोग इसी क्षेत्र में 6 बीसी के नाम से जानते हैं, इसी क्षेत्र को। 6 बीसी का मतलब क्या हुआ? बीसी का मतलब 20, बीसी का मतलब 20 और 6, यानी 20 को एक ग्रुप माने आप। 20 का एक ग्रुप माने, मैं दोबारा लिख रहा हूं, 20 को एक बीसी कह दिया है। 20 का मतलब एक बीसी। और अगर 6 बीसी कहा तो 20 गुणे 6, तो इस तरह से 120 हो जाता है। पहले के जो पुराने कम पढ़ा लिखा जमाना था, अनपढ़ लोग थे, तो 100 तक की भी गिनती नहीं आती थी। तो 20 तक को जैसे तैसे वो गिनती याद कर लेते सुन सुन करके, तो उसी से काम चलाते। ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं थी। क्रय विक्रय भी रुपयों में कम होता था, वस्तुओं में हो जाता था। अगर उनसे उम्र पूछें कि दादी आपकी उम्र कितनी है, तो दादी कहती थी 3 बीसी 15 वर्ष। अब आपको लगाना है कि 3 बीसी का मतलब 60 वर्ष हो गए, और 15 और उसमें जोड़ो 75 वर्ष हो गए। इस तरह से ये बीसी शब्द को आप समझेंगे तो 6 बीसी के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को, खड़ेरों की ढाणी को। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, कहीं कहीं पार भी कह देते इस ढाणी को, पार। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, जहां ये कुइयां हैं। कुइयां नहीं होंगी तो आबाद भी नहीं रहेगा। और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है, उनके नाम के आगे पार शब्द जुड़ जाता है। जैसे जानरे आलो पार और सिरगो आलो पार, यानी गांव के नाम के आगे पार लग गया जहाँ कुइयां बनी। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। खड़िया पट्टी के भी नाम अलग अलग तरह के रख देते हैं। यहाँ कुछ बताया है, ये भी समझ लेते हैं। कहीं यह चारोली है, तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। तो खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम है। चारोली हो गया, धादड़ो, धड़धड़ो और बिट्टू रो बलियो। खड़िया पट्टी को ये भी कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी, इसी को आप मानते हुए समझ सकते हैं अलग अलग जगह अलग अलग नाम खड़िया पट्टी के हैं। और साथ में कह रही है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। सिर्फ खड़िया पट्टी नहीं, खड़ी कह दिया, यहाँ खड़ी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है खड़ी। यानी वो पट्टी किसके रूप में? कुई के रूप में, यानी उस खड़ी में, उस पट्टी में कुई बनी है और पानी मिलता रहता है। तो आपने ये अब तक ये सारा पढ़ा, तो अभ्यास के कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, उनको भी समझते हैं। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? ये हमने पहले भी समझाया था आपको। राजस्थान में कुआं और कुई में जब आप अंतर समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कुई क्या हुई। जहाँ खड़िया पट्टी हो, यानी ऊपर से रेत है, ऊपर की धरती में रेतीली धरती है राजस्थान की,
और 30, 40, 50, 60, 70 हाथ नीचे एक पट्टी चलती है, खड़िया पट्टी। ये समझ सकते हैं एक पत्थर जैसा है वो, खूब बड़ा पत्थर, तो उसको पट्टी कह दिया। और उसके नीचे पानी होगा जो जमीन का पानी है, लेकिन वो ऊपर खड़िया पट्टी के कारण नहीं आ पाता है। तो रेत में जो पानी जाता है वो खड़िया पट्टी में अटक जाता है और वो नमी के रूप में फैल जाता है और तब वहाँ पर कुई बनती है। कुई में जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, तो उससे क्या होता है कि जो नमी है वो वहाँ पर मॉइस्चर होकर के बूंद के रूप में आ जाता है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, गर्मी का मौसम है, आपने एक स्टील का या कांच का गिलास लिया, उसमें पानी डाला और जैसे आपने उसमें पानी डाला, ग्लास के बाहर से या गिलास के बाहर से बूंद 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 बन जाएगा जहां तक वो ठंडा पानी है। जबकि आपने बाहर कुछ नहीं किया, पानी अंदर डाला, बाहर से गिलास सूखा था, लेकिन बाहर भी पानी की बूंद दिखेगी आपको। हाथ लगाएंगे, बाहर से भी गिलास गीला हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हवा में नमी थी, जो गर्म हवा थी, वो इससे टकराई और अंदर पानी है, तो वो उस ठंडक के कारण बाहर की नमी भी पानी के बूंद के रूप में बदल जाती है। तो यही काम, यही सिद्धांत यहाँ पर कुई के रूप में भी आता है। और इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है, ये भी आपको बता दिया था। गहराई लगभग वैसे ही होती है या उतनी ही हो सकती है, लेकिन व्यास में अंतर होता है। इसका व्यास कम होता है। अगर कुएं का व्यास 10 हाथ है तो कुएं का 5 ही हाथ होगा। उसका भी कारण है कि ज़्यादा व्यास करेंगे तो पानी फैल जाएगा और निकलेगा नहीं और वाष्पीकृत होकर के भाप बन करके उड़ जाएगा। इसलिए इसका व्यास कम रखते हैं, कुएं का व्यास ज़्यादा होता है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। इस पाठ को आप समझ सकते हैं, ये राजस्थान की ही कहानी नहीं, आने वाला समय बड़ा विकट होने वाला है। जैसे पर्यावरण बदल रहा है, पानी का संकट, जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है ग्लोबल वार्मिंग के दौर में। तो आपको समझना है कि पानी को किस तरह से आप सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे भूजल का उपयोग हम कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इसके लिए काम हो रहा है। साथ में वर्षा का जल जो छत में बारिश होती है, वो पाइप के द्वारा आप उसको संचित कर सकते हैं। एक नाली बनाई या पाइप ही पूरा आप अपने आंगन में, खेत में एक टैंक बना करके वहाँ उस पाइप से उस वर्षा के जल को एकत्र कर सकते हैं। उस पानी से आप अपनी सिंचाई, खेती-बाड़ी या दैनिक उपयोग में कपड़ा धोना, नहाना, अगर खूब पानी है तो। कम है तो वर्ष भर रहने दीजिए, जितना खर्च हो रहा करते रहें, तब वर्षा फिर हुई, फिर पानी इकट्ठा हुआ। इस तरह से आप उस जल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयास हो रहे हैं। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। पहले चेजारों को बड़ा सम्मान दिया जाता था। आज प्रथा थी और उत्सव पे, पर्व पर, मंगल कार्यों पे उसको नेक भेंट दी जाती थी। तो अब धीरे धीरे दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब मजदूरी दे करके भी उसको उसी समय निपटा दिया जाता है ना, उसने काम किया, मजदूरी दी, बस नमस्ते हो गया। दोबारा काम है तो दोबारा बुला दिया। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आप समझ गए। संपत्ति निजी, कुई तो निजी है, लेकिन वो जमीन निजी नहीं होती, वो गांव के समाज की जमीन होती है और जहाँ पे वो खड़िया पट्टी है। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा कुई बन जाए तो फिर पानी किसी को भी नहीं मिलेगा। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के समान वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए अंकुश लगा रहता है कि पानी मिलता रहे। विशेष परिस्थिति में ही एक आध कुई बन सकती है, अन्यथा वो उसकी अनुमति नहीं देते हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं। कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप ये पढ़ चुके हैं, पालर पानी क्या हुआ, पाताल पानी क्या हुआ और रेजानी पानी क्या हुआ। पालर पानी जो धरातल पर बह रहा है, वर्षा का जल, उसको पालर पानी कहा गया है। पाताल पानी जो भूजल होता है, जमीन के अंदर पहले से ही विद्यमान होता है पानी, वो पाताल पानी हुआ। और रेजानी पानी न पालर पानी है न पाताल पानी है, जो न धरातल पे है न भूजल है, बल्कि वर्षा का जल जो धरती में समाया
और नीचे नहीं पहुंचा, भूजल के साथ नहीं मिला, खड़िया पट्टी में नमी के रूप में वहां पर फैल गया, वो पानी रेजानी पानी है। और ये भी बताया था रेजा क्या हुआ, जितने नीचे पानी समाता उसको रेजा कहते हैं, जितनी अंगुल, तो वो रेजानी पानी हो गया। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, मूल्यांकन में इस पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि कुएं का व्यास बहुत कम रखा जाता है और साथ में उसका मुंह छोटा होता है, व्यास से भी छोटा होता है। वो इसलिए, एक तो धूप सीधे सीधे कुएं के अंदर ना पड़े, क्योंकि जो पानी एकत्र हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके 24 घंटे में 2-3 घड़े या बाल्टी, वो पानी गर्मी से भाप बन करके उड़ जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि कुएं के मुख को ढकते हैं ताकि उसमें कूड़ा करकट न गिरे, गंदगी न गिरे और वो पानी सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत मूल्यवान पानी है, बहुमूल्य पानी है। तीसरा कारण ये है कि जो आने जाने वाले लोग हैं वो उसका उपयोग न कर सके, जो अपरिचित लोग हैं, कोई ट्रक वाले, कोई बस वाले, कोई कार वाले, क्योंकि उस पानी पर ही निर्भर है गांव वाले, इसलिए उस पे ताला लगा देते हैं, वो बहुमूल्य पानी सुरक्षित रहे। निजी और सार्वजनिक संपत्ति के रूप में कुएं का विभाजन कैसे होता है, ये आप समझ चुके थे। कुएं तो व्यक्ति बनाता है, परिवार बनाता है, खर्चा वो करता है और पानी का उपयोग भी वही करता है। लेकिन अब इस संपत्ति का विभाजन कैसे होगा, सार्वजनिक स्थान पर ही कुएं बनती है, क्योंकि वो गांव की जमीन होती है और खड़िया पट्टी उस स्थान पर चल रही होती है। तो वहां पर अगर नई कुएं बनाना हो तो ग्राम समाज की स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि उस जमीन पर अंकुश ग्राम समाज का होता है। ये यहाँ पर ये सिद्धांत लगता है, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। चर्चा के बिंदु में हमने पढ़ा कुएं का व्यास क्या है, कितना होता है, ये अब शायद स्पष्ट हो चुका होगा। साथ ही साथ कुएं का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, ये भी अब आपको पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। गृह कार्य में देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में बने हुए कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश कैसा रहता है, ये आपने लिख के लाना है, इसका आपने अभ्यास करना है। ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी कुई के संबंध में कैसे फिट बैठती है, इसको समझना है। तो ये भी आपने लिखना है, पढ़ाते हुए आपको ये भी समझाया गया था। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में कुई किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में है, उन जिलों का नाम, उन स्थानों का नाम आपने लिखना है। आशा है आपने राजस्थान की रजत बूंदों को समझा होगा, अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।